हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक बहुत ही नया सेशन में और एक मजेदार सेशन में। आज ना हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। आपको पता है शॉर्ट नोटिस आ चुका है, बाय द एंड ऑफ द डे फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन के बारे में नहीं है, ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये सीएचएसएल एग्जाम है क्या, क्या काम करता है। तो पर्सनली मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट सर्विस में मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको बता सकता हूं कि एसएससी सीएचएसएल वाले जो बच्चे होते हैं उनका काम क्या होता है मेनली ऑफिस में। तो जब आप सीजीएल से जाते हो किसी भी डिपार्टमेंट में तो मेनली आपका काम होता है फाइल को आगे बढ़ाना। ठीक है, कोई भी चीज है ना आपके यहां से स्टार्ट होता है। कोई भी फाइल अगर प्रोसेस करना हो, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ना टीएडीए देना है। टीएडीए जिस बच्चे को नहीं पता है मैं बता देता हूं, जब आप 2-3 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाते हो ऑफिस के काम से तो आपको कुछ पैसा मिलता है, जैसे फूड के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, तो उसको टीएडीए कहते हैं। तो अब जैसे वो टीएडीए एक आदमी ने अप्लाई किया, यानी एक एम्प्लॉय ने अप्लाई किया, तो वो अब पर्टिकुलर सेक्शन के पास आ जाता है। अब वो सेक्शन क्या करता है, उसका जो सीजीएल से जो भी बंदे वहां ज्वाइन करेंगे उस डिपार्टमेंट में, वो उसको इनिशिएट करेंगे कि इतने इतने का पेमेंट है, मैंने पूरा सारा रजिस्टर मतलब फुल फाइल चेक कर लिया है और अब मैं इसे आगे प्रोसेस कर रहा हूं, मेरी तरफ से ऑल ओके है। या फिर वो अपने एंड पे रिजेक्ट कर देंगे इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, पहले पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आओ तभी हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। फिर वो सीजीएल वाला बंदा आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे प्रोसेस होता रहता है। ओके, और 2-3 लेवल तक तो वही लोग रहते हैं जो सीजीएल से ही जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रमोशन होके अलग अलग लेवल पे वो बैठे रहते हैं। फिर बात आती है सीएचएसएल का। देखो सीएचएसएल का क्या है, अब हमें कोई भी ऑर्डर निकालना हो जिसमें ना हमें बहुत ज्यादा टाइपिंग की जरूरत हो तो वहां सीएचएसएल वाले बच्चे आते हैं। कई जगह तो क्लैरिकल काम है, क्लर्क यानी वो काम को इनिशिएट करते हैं, और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह है ना उनका मेनली काम होता है टाइपिंग का। मेनली जो प्योर काम है ना वो टाइपिंग का है। कोई भी फाइल है उसको पूरा टाइप करना, आप उनको बता दो ये टाइप करना है, वो टाइप कर देंगे। ओके, तो मेनली यही काम होता है एक ऑफिस में। और इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि क्या होता है एसएससी सीएचएसएल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन पोस्ट एंड सैलरी कौन कौन सी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल या फिर एज क्वालिफिकेशन, पैटर्न क्या होता है प्री और मेंस का, टाइपिंग क्या होगा, सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या फिजिकल एग्जाम होता है या मेडिकल एग्जाम होता है तो कैसे होता है। एंड तक देख लेना, एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हर एक इंफॉर्मेशन, और बहुत डिटेल वीडियो में, बहुत डिटेल में मैं इस चीजों को कवर करने वाला हूं। तो सीएचएसएल क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बेसिकली एसएससी जो है हर लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे अगर आप ग्रेजुएट हो तो यू आर एलिजिबल फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी सीजीएल एंड सीपीओ एग्जाम, और सिलेक्शन फेज के भी कुछ पोस्ट में। अगर आप 12th बेस पे हो तो सीएचएसएल एग्जाम होता है, 10th पे हो तो एमटीएस होता है। ओके, तो सीएचएसएल बेसिकली कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, यानी अगर कोई भी बच्चा 12वीं पास है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, सबसे पहले पोस्ट की बात करूं तो मेनली मैं ना 2024 का रेफरेंस ले रहा हूं। जैसे 2024 में ना इसकी वैकेंसी 3712 थी। इस बार ऐसा कह रहे हैं कि 5 से 6 हजार के करीब वैकेंसी आएगी। बाकी देखते हैं वैकेंसी। पिछले 2-3 साल में वैकेंसी कम हुई है क्योंकि जो पीए का पोस्ट था ना, पीए का पोस्ट वो सीजीएल में शिफ्ट हो गया है। तो सीजीएल में आप देखोगे 3-4 हजार पोस्ट बढ़ के आती है और इसमें 3-4 हजार घट के आती है। तो पहला होता है एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पे लेवल 2 होता है। पे लेवल 2 में मतलब आप समझ लो कि आपकी इनहैंड सैलरी जो होगी ना वो 25 से 30 के बीच में होगी। ओके, अप्रॉक्स 30,000 के करीब मान लो। देन डेटा एंट्री ऑपरेटर 30 से 35 मान लो, 5-10 हजार का फर्क होता है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो है ना वो पे लेवल 5 है, तो इसकी सैलरी जो होगी ना अप्रॉक्स 50 के अराउंड होगी अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हो तो मेनली ये 3-4 पोस्ट होते हैं। बाकी इस बार जो वैकेंसी आएगी, इस बार जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम उसको भी जरूर अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देंगे कि ये पोस्ट होते है इस बार। और ये तो मेनली अभी के लिए देख लो, एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। डेटा एंट्री ऑपरेटर प्योर टाइपिंग बेस्ड काम है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए भी प्योर टाइपिंग बेस्ड काम है। ओके, बाकी कई बार डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस की, ऑफिस में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वहां पे भी आपको लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टाइपिंग के लिए आए हो तो आप टाइपिंग भी करोगे, टाइपिंग ही करोगे। ओके, तो अलग अलग काम डिपेंड ऑन कि ऑफिस को क्या चाहिए वो आपसे करवा सकती है। देन एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं
तो सिंपल सी बात है, इंडियन सिटीजन हो या फिर जो माइग्रेंट्स फ्रॉम नेपाल या भूटान है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। ध्यान रखना 18 से 27 साल, यानी 2 अगस्त 1998 के बाद होना चाहिए और 2007 से पहले का होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इनके बीच में अगर आप हो तो देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ध्यान रखना 1 अगस्त 2025 से काउंट होगा डेट। रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का जो रूल है बेसिकली है कि जो आपका जो डेट है उसमें 3 साल और ऐड कर दिया जाता है, जो आपका सर्विस है उसमें 3 साल और ऐड कर दिया जाता है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 तक अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले तो एलडीसी या डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए ना, जेएसओ या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए ना, जो ग्रेड ए का पोस्ट है ना उसमें चाहिए 12th पास, ठीक है, विद साइंस। ठीक है, इन साइंस विद मैथ्स, मैथ्स जरूरी है साइंस के साथ। अगर किसी ने पीसीएम किया है, मैथ्स पीसीएम किया है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने पीसीबी किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी जो एलडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह है उसमें सिंपली 12th चाहिए, साइंस स्ट्रीम नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा 12th पास नहीं है तो अगर 1 अगस्त 2025 तक, ध्यान रखना 1 अगस्त 2025 तक रिजल्ट आ जाएगा तो वो अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये हर साल ऐसे ही होता है। आप 26 के लिए 26 कर दो। अब पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना होता है। प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, देन 25 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन जीए के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया 200 मार्क्स का। ओके, और इस 200 में से 155 160 नंबर का कट ऑफ रहता है, ऑलमोस्ट 155 156। बाकी इस पे भी अगर आपको कट ऑफ एनालिसिस चाहिए पिछले 5 साल का तो कमेंट करना, मैं ला दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है। देन इसके बाद टीयर 1 जब आप क्वालिफाई कर रहे आते हैं तो आपको टीयर 2 देना होता है। टीयर 2 को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। 3 सेक्शन मैं आपको ऐसे बता देता हूं। पहला सेक्शन 1 है जिसमें ना मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होंगे, यानी 60 क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 180 का। ठीक है, देन आपको इंग्लिश के लिए और जीए का पेपर देना होता है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं और जीए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल 180। एक चीज ध्यान रखना, 180 मार्क्स ये और 180 ये, 360 मार्क्स का ही कट ऑफ जाता है। 360 मार्क्स पे ही आपका कह सकते हो कि कट ऑफ लगता है, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं। जो कंप्यूटर नॉलेज है ये क्वालिफाइंग है, 15 क्वेश्चंस होते हैं 45 नंबर का, आपको बस इसमें पास होना होता है। ओके, जो आप सीजीएल की बात करोगे तो सीजीएल में 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। यहां पे आप 40 और 20 क्वेश्चन देखोगे, यानी 5-5 क्वेश्चन कम है, यानी आपके पास थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट कह लो, 5 मिनट के करीब ज्यादा है, बट उतना फर्क नहीं पड़ता इस पे। अब जब आप एक बार टीयर 2 दे देते हो उसके बाद आपको टाइपिंग देनी होती है। ध्यान रखना टाइपिंग इज मैंडेटरी और टाइपिंग में स्पीड भी ठीक ठाक है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह हो तो आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देना होता है, 15 मिनट का या 20 मिनट का। स्पीड क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो देखो टाइपिंग ना यहाँ पे 2 तरीके से है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 4000 की डिप्रेशन, ऑलमोस्ट 4000 की डिप्रेशन 15 मिनट में आपको टाइप करना होगा। ठीक है, अगर मैं स्पीड देखो यहां से और 5 से और डिवाइड कर दो, ताकि क्योंकि 5 वर्ड हम ना ऑन एन एवरेज 5 की स्ट्रोक 1 वर्ड मान के चलते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 800 आएगा, और 15 से डिवाइड करने के बाद 75 50, ऑलमोस्ट 53 से 54 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। ध्यान रखना ये लेवल 5 है, और नॉर्मली के लिए 8000 है, यानी 2000। आप इसको 2000 से 2200 की स्ट्रोक मान लो, 2200 ही मान के चलते हैं ऊपर हैंड पे, अपर हैंड पे 2200 की स्ट्रोक करना है 15 मिनट में, और 5 का 1 होता है। तो आप देखोगे 5 से 440, ऑलमोस्ट 30 वर्ड पर मिनट है। तो ये तो इजी है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइपिंग ज्यादा चाहिए। ओके, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए तो टाइपिंग अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए आपकी इसमें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ए ग्रेड है आप उसी को देखकर भरोगे। ऐसा नहीं कि आप जो नॉर्मल वाला है जहां पे बहुत बेसिक टाइपिंग चाहिए वो देखकर फॉर्म भरोगे। देन सिलेबस की बात करें तो टीयर 1 जो होगा उसमें आप देखोगे इंग्लिश का जो है नॉर्मल पेपर होता है। इसमें ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको एरर फाइंड करना आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स आना चाहिए, यानी कौन सी जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, ये सब ग्रामर पे डिपेंड करता है। आपका वोकैब कैसा है उस पर डिपेंड करता है। देन मिस स्पेल्ड वर्ड है
मिसस्पेल्ड वर्ड यानी कि गलत वर्ड दे देगा, 4 में से एक दे देगा, कोई सही या गलत, आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है किसकी गलत है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, बहुत सारे और भी टॉपिक, यानी मोस्टली ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 पार्ट में डिवाइड होता है इंग्लिश। देन रीजनिंग का है, ये आप देख सकते हो, रीजनिंग में एनालॉजी है, सिंबॉलिक रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम है, ठीक है, डायरेक्शंस है, नंबर सीरीज है, ये सारे टॉपिक्स है। आप देख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ये जो मैंने निकाला है ये सीधा एसएससी के उसी से निकाला, एसएससी के नोटिफिकेशन से निकाला है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो नंबर सिस्टम हो गया, या जो सिंपल अर्थमेटिक है जिसमें हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से लेके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। देन अलजेब्रा, ये एडवांस का टॉपिक है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो और स्टैटिकल चार्ट्स, ये डीआई है। इस संडे को डीआई की वीडियो मिलने वाली है आपको। देन जनरल अवेयरनेस में आपको बेसिकली जीके रटना होता है, ल्यूसेंट पढ़ लेना, काम बन जाता है इससे मोस्टली, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो ऑलमोस्ट ज्यादातर टॉपिक सेम रहता है, बस स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाता है, ध्यान रखना रीजनिंग मैथ्स में। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में ऑलमोस्ट सेम रहता है। रीजनिंग में ना थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा आने लग जाता है जब आप मेंस की बात करते हो तो, ओके। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस 2-4 टॉपिक ऐड कर दिया जाता है, ओके। देन ये कंप्यूटर का टेस्ट है, कंप्यूटर का पेपर होगा, उसकी क्या है, सबसे पहले तो बेसिक्स आने चाहिए, पार्ट्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर उसका पता होना चाहिए, जैसे टास्क बार क्या है, टूल बार क्या है। देन कुछ एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक एमएस वर्ड हो गया या एमएस ऑफिस कह लो, हर ऑफिस में यूज होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, एंटीवायरस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस बने हैं, हाल फिलहाल में क्या क्या अपडेट्स आया है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, हैकिंग वगैरह, वायरस के बारे में, ठीक है, वॉर्म्स, ट्रोजन्स वगैरह जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हाँ, ये प्री के बाद आप पढ़ सकते हो, सफिशिएंट टाइम आपके पास होता है। जब एक बार आप प्री निकाल लेते हो, मेंस निकाल लेते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप किया जाता है, देन रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद आप डिपार्टमेंट में जाते हो और वहां पे आपका डीवी होता है। डीवी में मेनली अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कुछ नहीं करना, 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका आधार कार्ड वगैरह, डिटेल वगैरह जो भी है वो। लेकिन अगर आपने ओबीसी, एससी या एसटी से हो तो आपको पर्टिकुलर आपके कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। सेम एज अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपका जो सर्विस ड्यूरेशन है क्या है, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेम गोज फॉर विडो या डिवोर्सी, ओके। अगर आप विडो या डिवोर्सी हो तो आपको उसका डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा, सिंपल होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैंने नाम गलत कर दिया, मैंने एड्रेस गलत डाल दिया, इतनी दिक्कत नहीं आती है इससे, ओके। अगर नाम में इधर उधर है तो एफिडेविट से काम चल जाता है, और बहुत ज्यादा नीड है तो आपको गजट नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा, बट ध्यान रखना नाम वाम के कारण नौकरी नहीं जाती किसी की, ओके। इसके अलावा देखो, फिजिकल तो किसी भी एग्जाम में नहीं है, इसमें फिजिकल है ही नहीं। मेडिकल की बात करूं तो बहुत बेसिक मेडिकल होता है, दे जस्ट चेक की वेदर यू आर फिट और नॉट, क्या आप नॉर्मल लाइफ में जो काम है वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप इसको ऐसे समझो कि जो दिव्यांग भी है उनका भी इसमें होता है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनका भी इनमें है। तो मेडिकल आप समझ लो कि मेडिकल इतना वो नहीं है, आपको बैठ के काम करना है, लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसे डिसीज नहीं होने चाहिए जो फैलने वाला हो, ओके। उस केस में आपको 3 महीने 6 महीने का टाइम आगे बढ़ा दिया जाता है कि आप उसके बाद आके ठीक करवा के आ जाना। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा किसी को आंखों के लिए या कान के लिए या नाक के लिए कभी भी रिजेक्ट होते हुए, ओके। तो ये सब था एसएससी सीएचएसएल के बारे में। आपके लिए कमेंट बिल्कुल ओपन है, कमेंट बॉक्स, कोई भी क्वेश्चन होता है यू आर फ्री, यू कैन आस्क योर एनी डाउट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसके लिए ना एक अलग से वीडियो बना दूं अगर क्वेश्चंस अच्छा हुआ तो, ओके। तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना।